जी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। सो इसमें अब जो फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर हुई हैं उसमें एक तो टोटल जो अमाउंट थी दैट वाज बांग्लादेशी टका कह लें या इसको रुपीस कह लें 2,60,000। द एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years, at the end of which the salvage value of is rupees, let's say 35,000. Now salvage value क्या है? ये आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी कोई एसेट हम खरीदते हैं तो उसको ईयरली बेसिस के ऊपर या उसको डिफरेंट जो तरीके जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड है उसके जरिए हम उस एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन या प्रोविजन क्रिएट करने की वजह ये होती है कि जब एक एसेट एक क्योंकि हर एसेट की एक सर्टेन यूजफुल लाइफ होती है, 5 साल 6 साल या 10 साल। तो उस उतने पीरियड के लिए हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं ताकि अगर ये एसेट बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा जब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो अचानक से एक बड़ा आउटफ्लो जो है वो करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए एक सर्टेन प्रोविजन क्रिएट करते रहते हैं ताकि या उतनी एक साइड पे रिजर्व के तौर पे हम मेंटेन करते रहते हैं ताकि जब वो एसेट जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा तो हम इतने पैसे मौजूद हो पास एक नया एसेट खरीद सके। एनी हाउ, सो डेप्रिसिएशन के बाद जब हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई वो एसेट बुक्स के अंदर या फाइनेंशियल बुक्स के अंदर तो जीरो हो जाता है। जैसे लेट से एक एसेट है 50,000 रुपए का और मैं उसको 10 साल के लिए डेप्रिशिएट करता हूँ तो 5,000 हर साल उसको डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। एट द एंड ऑफ 10th ईयर अगर मैं अपनी फाइनेंशियल बुक्स की बात करूं तो वो जीरो फिगर शो कर रहा होगा, दैट एसेट हैज टोटली डेप्रिशिएटेड। बट उसकी कुछ ना कुछ प्राइस तो होगी, हो सकता है वो मार्केट में 1,000 2,000 4,000 कुछ तो बिकेगा। सो वो जो एक्चुअली जो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बुक में एसेट की वैल्यू जीरो होने के बाद जब हम उसको मार्केट में बेचते हैं और मार्केट में उसकी कुछ प्राइस हमें जो मिलती है दैट इज एक्चुअली द सेलेज वैल्यू। सो यहाँ पे ये भी साथ बताया गया है कि एक एसेट जो 2,60,000 का था उसकी टोटल यूजफुल लाइफ 6 साल की थी और सेल्वेज वैल्यू दैट इज 35,000। सो मतलब 6 साल के बाद भी ये 35,000 का बिक सकता है। देन कंपनी के जो टैक्स रेट कंपनी पे अप्लाई होता है दैट इज 40%। और इंटरेस्ट रेट जो है ये कल भी देखा था दैट इज 15%। लीज पेमेंट 50,000 थी कल, और आज इंस्टॉलमेंट के हवाले से बात की गई है कि जो डेट पेमेंट होगी, ये डेट पेमेंट वुड बी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द 6th ईयर। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं की गई है, जो इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल है वो पूरा नहीं दिया गया। ठीक है, सो दैट मीन्स लीज का तो बताया गया था ना कि 50,000 अमाउंट है जो हर महीने के स्टार्ट में पे की जाएगी। बट अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट के परस्पेक्टिव से, डेट के परस्पेक्टिव से, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी, ये तो बताया गया है कि हर साल के स्टार्ट में 6 साल दी जाएगी, लेकिन कितनी दी जाएगी ये नहीं मालूम। सो उसके लिए हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो लोन इंस्टॉलमेंट की अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है दैट इज लोन अमाउंट इनटू दैट इज मल्टीप्लाई बाय आर। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 + r एंड इसकी पावर n माइनस। बेसिकली पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर इस कोटेशन के मुताबिक हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं 1 + r की पावर n-1।
ओके जी, ये फॉर्मूला देख लें। जब हम इंस्टॉलमेंट मालूम करने की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एसेट है वो 2,60,000 रुपए का है, और उसके ऊपर 15% जो है वो इंटरेस्ट होगा, और हमने जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो 6 साल की स्टार्ट में, बिगिनिंग में मतलब देनी है। तो वो इंस्टॉलमेंट पर ईयर कितनी होगी, उसकी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या है? 2,60,000 इनटू 1 + r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर n। ये -1 पावर में नहीं है, ये अलहदा है। ओके नाउ, अब क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में देनी है, फॉर्मूला मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन 1 + r, दैट मीन 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n, एंड डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर n एंड -1। Now, because we have to pay the amount, the debt payment on the very beginning of the year, so that means कि एक साल जो है वो हमें अभी लोन लिया भी नहीं है, लोन जैसे ही अप्रूव होगा सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट अवे पे करनी है। सो उसके लिए जो इसका न्यूमरेटर है उसके अंदर पावर n-1 हो जाती है। मतलब अगर हमें 2 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी देनी पड़ती तो ये n-2 हो जाती, 3 इंस्टॉलमेंट्स वेरी स्टार्ट और वेरी बिगिनिंग में देनी पड़ती तो ये -3 हो जाता। ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला इज लोन अमाउंट इनटू r इनटू 1 + r की पावर n, बट क्योंकि एडवांस में पे कर रहे हैं एक इंस्टॉलमेंट, इसलिए मैं इसको n-1 कर रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला के थ्रू हम मंथली, सॉरी, ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या आएगी। अब आप मुझे ये फिगर्स अगर आप साथ में बताना चाहें। देखिए लोन अमाउंट क्या है, दैट वाज 2,60,000। मैं चलें इसको थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं ताकि यहाँ सिर्फ कैलकुलेट कर लें। लोन अमाउंट इज 2,60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, या मैं इसको 0.15 लिख रहा हूँ। नो, लास्ट में जो -1 है वो सुपरस्क्रिप्ट में नहीं है या वो पावर में नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट में सिर्फ ये 1 + r की पावर n-1 है, और डिवीजन में या डिनोमिनेटर में n है। ये -1 जो है ये सेपरेट है। तो मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये पावर में नहीं है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट was 0.15। अब अगर हम इन्हीं चीजों में वैल्यूज पुट करें, सो लोन अमाउंट was 2,60,000, 1 r is equals to 0.15 into 1 + r को मैं 1 is as it is and r is 0.15, तो मैं इसको 1.15 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर n is 6। आपको पता है कि कितने साल के लिए ये लिखा हुआ था। द डेट पेमेंट वुड बी ड्यू एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ 6 years, सो 6 - 1 मीन्स 5। ठीक है, सो ये उसकी वैल्यू आ गई। अभी ये सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू है, अगर मैं इसको 2,60,000 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, मैं ये इक्वेशन बना लूं फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा, इसको भी एज इट इज लिखे हैं। ओके, ये देखें जी, एक मैंने इसको कैलकुलेशन खत्म की है। नाउ लोन अमाउंट एज इट इज मैंने 2,60,000 लिख दी है। R was 0.15, सो मैंने 0.15 लिख दिया है। 1 + r 1.15 बनता था, और n-1 was 6 - 1 which was 5। सो जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू 0.3017 आ रही है। अभी मैंने इसको लोन से मल्टीप्लाई नहीं किया। नाउ ये था न्यूमरेटर, अब मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ। तो डिनोमिनेटर इज 1 + r की पावर n। ठीक है जी, 1
प्लस आर मीन्स 1.15। इसकी अगर मैं पावर की बात करूं सो दैट n इज 6। इसको अगर मैं इक्वल का साइन प्रेस करूं तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर पूरे डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा। ठीक है, सो दैट इज -1। रिमेंबर ये जो 1 है ये पावर में नहीं है या सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, ये सेपरेट एंटिटी है। सो दिस बिकम्स 1.306। अब सिर्फ मैं डिवीजन अभी कर रहा हूँ, दैट इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मैं रिमेंबर अभी तक मैंने लोन अमाउंट को मल्टीप्लाई नहीं किया। सो दिस वाज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय दिस वाज डिनोमिनेटर 1.31। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 0.22977 आ जाता है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो भी हमारी लोन अमाउंट है, 2,60,000। सो दिस इज माई ईयरली लोन पेमेंट। ठीक है, दैट इज 59740। अब ये मैं पूरा स्टेप जो है आपको दोबारा से दिखाता हूँ। द फॉर्मूला वाज लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n-1 थी, और डिवीजन में 1 प्लस r की पावर n और -1 सेपरेट था। सो मैंने पहले न्यूमरेटर को सॉल्व किया जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1.15। फिर उसको जो भी फिगर्स जहां जहां पुट होती थी, R1 0.5 पुट होता था, सो मैंने उसमें 1 ऐड किया तो वो 1.15 हो गया। पावर की बात की तो 6 ईयर्स के लिए हमें रीपेमेंट करनी है, सो 6 - 1 was 5। जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो 0.22 वी केम अक्रॉस विद 0.3017। ये मेरा न्यूमरेटर था। फिर इसी तरह मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, दैट वाज 1 प्लस आर जो 1.15 बनता है, उसकी पावर n थी विच वाज 6। सो मैंने कैलकुलेट किया और फिर -1 जब किया तो अमाउंट 1.306 थी। देन जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, दैट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को जब डिवाइड किया गया डिनोमिनेटर पे तो 0.22977। और फाइनली इसको मैंने लोन अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट मींस वी हैड कम टू द ईयरली लोन पेमेंट 59740। यहाँ तक सब समझ आ गया है? अगर नहीं समझ आया कुछ तो पूछ ले। ओके, अगर समझ आ गया है तो फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ द सेम स्केड्यूल जो हमने लीज में बनाया था उसी तरह स्केड्यूल यहाँ पे बनाएंगे। सो ईयर्स वर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, देन वी हैव द बिगिनिंग बैलेंस। मैं एक दफा सारे ये नोट कर लूँ फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। Then we had installment. Okay, so beginning balance क्या था? अगर हम लोन, ये अब हम रिमेंबर ये हम क्या बना रहे हैं, लोन रीपेमेंट स्केड्यूल। सो लोन कितना था? दैट वाज 2,60,000। सो अगर हम बिगिनिंग बैलेंस की बात करें, 0 ईयर पे बात करें, बिल्कुल स्टार्ट पे, सो बिगिनिंग बैलेंस इज 2,60,000। इंस्टॉलमेंट अभी हमने कैलकुलेट की है, दैट वाज 59740। ठीक है, ये भी क्लियर है। सो ईयर जीरो पे मतलब बिल्कुल स्टार्ट पे या बिगिनिंग पे, सॉरी दिस इज 2,60,000। इंस्टॉलमेंट हमारी 59740 है। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो इन
लीज है उसके ऊपर जो लीज रेंटल्स हैं या जो लीज इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल है। ठीक है, सो टैक्स डिडक्टेबल के हवाले से ही हमने लीज इंस्टॉलमेंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया था, फिर पोस्ट आफ्टर टैक्स निकाली थी, और जो हमारी बचत होती थी उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू उसकी फाइंड आउट की थी। जब हम लोन की बात करते हैं तो लोन में या जब बाय करने की बात करते हैं तो बाय करने में डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। लीज में तो इसे क्योंकि हमारे नाम पे नहीं था, या अगर हम बाय करते तो वो क्योंकि लेसर के नाम पे है, सो हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर रहे थे। बट व्हेन वी आर डिसाइडिंग टू बाय एन एसेट, दैट मींस वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन भी एक टैक्स डिडक्टेबल चीज है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसी तरह अगर हम लोन के ऊपर कोई भी एसेट ले रहे हैं, जैसे ये इस एग्जांपल में या इस पूरे क्वेश्चन में, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अब इंस्टॉलमेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि वो 59740 पर ईयर आएगी। तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम दे रहे हैं हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो भी टैक्स डिडक्टेबल है। सो इसका मतलब है जब हम टैक्स देंगे तो इंटरेस्ट की वजह से भी हमारी टैक्स सेविंग होगी। सो जहां जहां पे भी हमारी टैक्स सेविंग हो रही है, अब एक्चुअली प्रोसेस हम ये करने जा रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ हम टैक्स बचा रहे हैं, और वो टैक्स की फिर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, और फिर कंपेयर करें कि क्या लीज में हमारी ज्यादा सेविंग थी या लीज में कम एक्सपेंस था या बाय करने में। ठीक है, सो ये इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। अब पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगी। जस्ट अ मिनट। Now, 2,60,000 was the beginning balance. Installment was 59,740 rupees. इंटरेस्ट रेट आपको कितना पता है, दैट इज 15%। सो अगर मैं जो भी मेरा बैलेंस है इसको मैं 15% से मल्टीप्लाई कर लूं, या 0.15 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा। नाउ दिस इज माय स्टार्टिंग बैलेंस। स्टार्टिंग बैलेंस के ऊपर जो 0 ईयर है इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली हम पहली सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करनी थी एडवांस में, सो वो हमने लिख दी। इंटरेस्ट जो है पहले साल कुछ नहीं होगा। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन इज बेसिकली कि आप उस इंस्टॉलमेंट में जो आप पे कर रहे हैं उसमें से इंटरेस्ट का एलिमेंट अगर आप निकाल देते हैं तो वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी डिडक्ट हो रही है उसे हम एमोर्टाइजेशन कह रहे हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल लिया है, 50,000 रुपया उसकी कॉस्ट है, और मैं 10,000 रुपये हर साल या हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट के तौर पे मैंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर लिया है। सो मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ और मुझे 6 दफा पे करनी है, 6 माह पे करनी है। तो इसका मतलब है लिया मैंने वो 50,000 रुपये की कॉस्ट का था, लेकिन मुझे वापस 60,000 रुपये करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ये जो मैं 10,000 हर माह पे करूंगा उसमें दो चीजें शामिल हैं। एक प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब वो 50,000 का पोर्शन जितने की वो कॉस्ट करता था, प्लस 10,000 का इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है, यही उसका एग्जाम्पल है ना, कि मैंने 50,000 की चीज ली थी जो एक्चुअल कॉस्ट थी, लेकिन वापस मैं 60,000 कर रहा हूँ, तो 50,000 उसकी कॉस्ट है, वो जो एक्स्ट्रा 10,000 विच आई एम पेइंग इज दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस परस्पेक्टिव से हर माह मेरी जो इंस्टॉलमेंट बन रही है उसमें से कितना पोर्शन मेरे प्रिंसिपल का जा रहा है और कितना पोर्शन इंटरेस्ट का जा रहा है, ये कैलकुलेट किया जाता है, और इसी तरीके से हम इस एग्जांपल में कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि बिगिनिंग बैलेंस वाज 2,60,000, इंस्टॉलमेंट वाज 59,740। इंटरेस्ट 0 ईयर पे नहीं है, ये फर्स्ट ईयर से चार्ज होना शुरू होगा। तो इसका मतलब है पहली ही इंस्टॉलमेंट जो गई उसके अंदर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना कट गया। सो 2,60,000 मेन बैलेंस था, इसमें से अगर मैं माइनस कर लूँ अपनी इंस्टॉलमेंट को, क्योंकि सारी की सारी ही मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी, तो ये जो अमाउंट बचती है, दिस becomes the ending balance or amortization. No, ending balance we'll write it here. So what will be the ending balance के हम
बिगिनिंग बैलेंस में से अमोर्टाइजेशन को माइनस कर रहे हैं, और अमोर्टाइजेशन मैंने आपको बताया क्या था कि इंस्टॉलमेंट में से जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं। पहले साल क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट जितनी भी हमने पे की एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट की अमोर्टाइजेशन आ गई। रिमेंबर, मैं रिपीट बता रहा हूँ, अमोर्टाइजेशन मींस द इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस इंटरेस्ट अमाउंट, जिसका मतलब है कि टोटल हमने जितना पे किया और उसमें से जितना इंटरेस्ट पे किया जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आएगी जो प्रिंसिपल कितना एडजस्ट हुआ है। तो दिस हम इसको प्रिंसिपल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। सो अमोर्टाइजेशन कह लें या प्रिंसिपल एडजस्टमेंट कह लें, ये हमारा पहले साल की एक टेबल बन गया। अब आते हैं दूसरे, सॉरी, 0 ईयर से फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ तो हमारा जो लोन रह गया था दैट वाज 2,60,000। सो इसी को मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट वो सेम थी, दैट वाज 5,9740। अब फर्स्ट ईयर से मुझे इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, सो इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 15%। सो दिस इनटू 15%, दिस कम्स टू 300,039। अब प्रिंसिपल की इस ये 59,740 रुपीज में से 30,039 ये इंटरेस्ट जो है वो निकल गया। इसका मतलब है जो बाकी इन दोनों का डिफरेंस है वो मेरा प्रिंसिपल एडजस्ट हुआ होगा, जिसे हम अमोर्टाइजेशन कह रहे हैं। सो यही फॉर्मूला मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सो दैट कम्स टू 29701। यहाँ तक ये चीज समझ आ रही है आपको? ऑलराइट। सो अब बाकी सारी क्योंकि कॉपी पेस्ट की गेम है सो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब एंडिंग बैलेंस क्या होगा मेरा, उसी को एज इट इज मैंने कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब है एंडिंग बैलेंस क्या आ रहा है, आप देखें कि जो बिगिनिंग बैलेंस था दैट मीन्स जो मेरा रिमेनिंग लोन था उसमें से प्रिंसिपल कितना एडजस्ट हो गया, तो जो बाकी चीज बचेगी वो एंडिंग बैलेंस होगा। अब अगले साल के लिए जो पिछले साल का एंडिंग बैलेंस था वो इस साल के लिए मेरा बिगिनिंग बैलेंस होगा। इंस्टॉलमेंट इज सेम। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इनटू 15%, विच कम्स टू 2,558.3.9, या इसको 4 कर लें। अमोर्टाइजेशन की बात करूं तो वही फॉर्मूला कि मैं इंस्टॉलमेंट में से जब इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो जो अमाउंट बची होगी दैट विल बी माय प्रिंसिपल एडजस्टमेंट, और मैं बिगिनिंग बैलेंस में से जब ये अमोर्टाइजेशन माइनस करूंगा तो इसका मतलब है मेरे पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। जो सेकेंड ईयर का एंडिंग बैलेंस है ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग बैलेंस होगा। सो बाकी ये फॉर्मूलाज एज इट इज होंगे, सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट मीन्स फिफ्थ ईयर पे आके मेरा जो लोन है इट विल बी एडजस्टेड। यहाँ पे एक चीज, ये जो 5 का डिफरेंस आ रहा है दिस इज ड्यू टू सम कैलकुलेशंस के यहाँ पे भी हमने रिमेंबर 59,740.518 वाज द आंसर, हमने इसको राउंड ऑफ किया था। सो कोई माइनर सी एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसकी वजह से ये 5 आ रहा है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन 0। ये मैंने जब उसमें एग्जैक्ट फिगर पुट की है दैट इज 59,740.518, तो वो लास्ट में 0 आ जाए। सो ये अब हमारा लोन रीपेमेंट स्केड्यूल बन गया है। मैं इस स्केड्यूल को क्विकली रिपीट कर देता हूँ कि ये ईयर्स आ गए, उसके बाद बिगिनिंग बैलेंस वो है जो हर साल के शुरू में हमने पे करना है, ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इंस्टॉलमेंट है कि हर साल कितना इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उस इंस्टॉलमेंट में से कितना पोर्शन इंटरेस्ट का है और कितना पोर्शन मेन प्रिंसिपल अमाउंट का है। सो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट रेट हमें पता है 15%, तो जो उस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो एक्चुअली वो अमाउंट आ जाएगी जो प्रिंसिपल के तौर पे एडजस्ट हो रही है, जो मेन हमारा लोन था उसमें से एडजस्ट हो रही है। और
देन बिगिनिंग बैलेंस में से जब हम amortization माइनस करते रहेंगे तो वो एंडिंग बैलेंस आता रहेगा। सो इस जो स्केजुअल है इसको आप 2 मिनट देख लें। जो मीटिंग है उसका टाइम 3 मिनट रह गया, मैं इसको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ ताकि नेक्स्ट जो है वो फिर डिस्कनेक्टिविटी ना हो। आप तब तक इस लोन रीपेमेंट स्केजुअल को समझने की कोशिश करें, और अगर कोई क्वेश्चन आता है ज़हन में तो मुझसे पूछ लें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें, अभी वी हैव 3 मिनट्स। एक छोटा सा एक और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। देखें यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि एक एसेट है जिसकी प्राइस हमारे पास 2,60,000 है, या जिसकी कॉस्ट 2,60,000 है, और इसको हमने 6 साल में डेप्रिशिएट करना है बिकॉज इसकी लाइफ जो है वो 6 ईयर्स है, और सैलवेज वैल्यू इसकी 35,000 है। ये अकाउंटिंग अगेन आपको पहले दूसरे सेमेस्टर तक लेके जा रहा हूँ। सो डेप्रिसिएशन पर ईयर फिर इसका मतलब है क्या होगी, जिसका फॉर्मूला है कि वैसे तो यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर, या जो उसकी आप कह लें कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स, या नंबर ऑफ ईयर्स जिसको हम कह रहे हैं कि जी उसकी यूजफुल लाइफ है। यहाँ पे, या अगर आपके पास कोई सैलवेज वैल्यू ना हो तो फिर सिंपली यही है, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 का कोई एसेट है और मैंने 5 साल में उसको डेप्रिशिएट करना है, तो सिंपल वॉज 50,000 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे सैलवेज वैल्यू भी है, सैलवेज वैल्यू मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या होती है, और ये यकीनन आपने अकाउंटिंग में पढ़ी भी होगी। तो अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो कॉस्ट वॉज 2,60,000, इसमें से माइनस करेंगे सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू वाज 35,000, एंड इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो 6 ईयर्स थे। दिस बिकम्स ओवर डेप्रिसिएशन पर ईयर विच इज 37,500। ठीक है, सो मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉस्ट माइनस, इसको कॉस्ट कह लें या प्राइस ऑफ एसेट कह लें, माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ईयर्स। सो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इट बिकम्स 2,60,000 माइनस सैलवेज वैल्यू वाज 35,000 डिवाइडेड बाय 6। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 37,500, ये हमारी डेप्रिसिएशन पर ईयर होगी। ठीक है जी, चले यहाँ तक समझें, फिर 1 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप सब दोबारा ज्वाइन कीजिए और फिर आगे सॉल्व करते हैं।